नमस्कार, मैं राणा यशवंत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, इस बात को लेकर के चर्चा दुनिया भर में है। यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमला करके जैसे वहां के फाइटर जेट्स या बॉम्बर को तबाह किया है, 7 अरब का देखते देखते नुकसान हो गया। रूस की जो एयरफोर्स है उसकी पूरी ताकत 1/3 लगभग ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई। तो फिर इसका जवाब पुतिन कैसे देंगे? पुतिन जैसा नेता जो अपने तेवर के लिए, मिजाज के लिए जाना जाता है, वो दुनिया के सुनते नहीं हैं। उनको जो सही लगता है वो करते रहते हैं और उनको इस बात का दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं होगा कि यूक्रेन जो 3 साल से लड़ते लड़ते लस्त पस्त हो गया था, वो उनके देश के भीतर 4000 किलोमीटर अंदर घुस करके इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। रूस ने मान लिया है कि उसके जो एयरफील्ड्स रहे हैं, एयरफील्ड्स पर जो विमान उनके खड़े थे, उन विमानों को तबाह किया है और मैक्सिमम TU सीरीज़ के बहुत दूर तक जाकर के मार करने वाले बॉम्बर जेट्स हैं। अब इतना नुकसान झेलने के बाद सिर्फ यूक्रेन के कुछ शहरों पर लगातार बमबारी होती रहे और पुतिन मान ले कि हो गया हिसाब किताब बराबर, ऐसा नहीं है। ये हो नहीं सकता है। रूस ने किंजल और इस्कंदर ये 2 मिसाइलें दागी हैं और ये दोनों मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं। 5 मैक से ऊपर की रफ्तार इनकी होती है, 5 से 7 मैक की, यानी कि आवाज़ जिस गति से चलती है उससे 5 गुना 7 गुना ज़्यादा रफ्तार होती है। इस्कंदर मिसाइल जो है वो अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो यूक्रेन के पास है, उसको तोड़ करके, भेद करके उसने तबाही मचाई। ये सिग्नल है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइलें अब दागी हैं, इस्कंदर दागा है, किंजल दागा है, तो इसलिए नहीं दागा है कि जाकर के यूक्रेन के भीतर तबाही करके और बस रूस के बदले की गवाही बन जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पुतिन लगातार यह जानने की कोशिश में है कि उनके भीतर, देश के अंदर जो बड़ा हमला हुआ है उसके पीछे कौन सा देश। जाहिर है नेटो कंट्रीज हैं। नेटो कई देशों का समूह है जिनके बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट है। उनका चार्टर ये कहता है कि किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो पूरे संगठन के ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन पुतिन इस बात की तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर नेटो कंट्रीज में से ये पता चल जाए कि किसका किया धरा है, ये कौन यूक्रेन के साथ खड़ा था, तो फिर पहला निशाना उसी को बनाया जाए। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस ये 2 देश हैं जिनके पास परमाणु बम हैं। ये दोनों नेटो के सदस्य देश हैं। अमेरिका को मैं छोड़ के कहता हूं, तो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, यह 3 देश हैं जो एटमिक पावर हैं। और कहा यह जा रहा है कि फ्रांस और इंग्लैंड, इन दोनों देशों के भीतर अपने को बचाने और अपने एटमी हथियार को छिपाने की तैयारी चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। अब सवाल यह है कि रूस जो हमला करेगा कब करेगा, पुतिन जो बदला लेंगे कब लेंगे, इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि रूस क्या इस हमले के बाद, अगर अब तक हमला नहीं किया है या बदली की कार्रवाई नहीं की है, सिवाय कि उसने यूक्रेन पर बम गिराए हैं और इससे ये मान लिया जाए कि पुतिन कोई दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं और बात कहीं बन जाएगी, बड़े पैमाने पर तहस नहस तबाही नहीं होगी, तो ये सोचना जो है पुतिन को समझने की नासमझी है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत चली या टर्की के भीतर जो बैठकें हुई, उस बैठक में रूस ने क्या कहा या रूस लगातार क्या कहता रहा है। अलबत्ता रूस ने सीज फायर को लेकर के कभी अपनी तरफ से कोई कागज नहीं दिया है। यूक्रेन अपनी लिस्ट लेकर के बैठा रहता है और यूक्रेन की लिस्ट में जो सबसे ऊपर बात है वही रूस को नापसंद है। यूक्रेन चाहता है कि उसका जो 20% इलाका, लुहांस का, दोनेत्स्क का, ज़ैपोरिज़िया का, ये रूस ने कब्जा किया है, उसको वो आज़ाद करे। और रूस कहता है कि आप इसको भूल जाओ, यहां से जितने भी यूक्रेनी हैं उनको अपने इलाके में बुला लो, ये रूस का इलाका हो गया। आपको पता है कि 2014 में क्रीमिया जो यूक्रेन के दक्षिण में है, समंदर के भीतर इलाका है वो,
और क्रीमिया को रूस ने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था, यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा। अब 2023 से लेकर के 2025 के बीच में, या 22 से लेकर 2025 के बीच में, वो 20% इलाका जो पूरब का है वो उसने कब्जे में ले लिया है। रूस कभी भी कब्जे में ली गई जमीन को वापस नहीं करेगा। पहली बात, रूस कभी भी यूक्रेन के कहे के मुताबिक समझौता नहीं करेगा, इसलिए युद्ध विराम तो नहीं होगा। बैठक में रूस ने यह कहा कि आप सीज फायर कर लो, सीज फायर 2 दिनों के लिए, और मकसद क्या है कि जो सैनिक मारे गए हैं आपकी तरफ के, मेरी तरफ के, उन सैनिकों की बॉडी की अदला बदली कर दी जाए। जो बच्चे इधर हैं दोनों तरफ के बच्चों को इधर उधर भेज दिया जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं, यानी कि मानवीय आधार पर युद्ध को कुछ देर के लिए रोक दिया जाए, बस। वो किसी तरह का सीज फायर नहीं है। सीज फायर का मतलब यह है कि हमने युद्ध विराम कर दिया, कुछ शर्तें हमने मान ली, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है। अब सवाल यह है कि जो इस्कंदर मिसाइल है या किंजल मिसाइल है जिसका टेस्ट कर रहा है रूस, या यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का है, जैसे रूस का S-400 है जिसका इस्तेमाल हम भी करते रहे हैं, उसको तोड़ करके हमला करने का मतलब यह है कि रूस अब ये देख रहा है कि ये जो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, इन मिसाइलों के जरिए क्या कुछ किया जा सकता है। और जो लोग कहते हैं कि परमाणु बम गिरा दिया जाएगा, मैंने कल भी कहा था कि परमाणु बम गिराना ये हो सकता है, लेकिन इस तरह की संभावना आज की तारीख में बहुत दूर की है, चाहे पुतिन जैसा सन की राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो। तो फिर क्या करेंगे? तो पुतिन जो कह रहे हैं कि ओरोशनिक जो मिसाइलें हमारे पास हैं, ओरोशनिक मिसाइलें जो हैं 10 मैक की हैं, यानी कि हवा की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं। ओरोशनिक मिसाइलें के जरिए अगर वो कहीं भी विस्फोट कराते हैं तो वहाँ जो आग पैदा होगी वो सूरज की सतह के टेम्परेचर के बराबर की 4000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि राख। अगर एक साथ ओरोशनिक मिसाइलों का जखीरा आप छोड़ दें तो वो उतना ही असर करेगा जितना परमाणु बम, लेकिन रेडिएशन और बाद की पीढ़ियों पर उसका असर, इससे वो मुक्त रहेगा। अभी हमने बम गिराया और बम गिरा करके हमने सब कुछ राख कर दिया, आपको बता दिया, सबक आपको मिल गया। ये स्थिति आज की तारीख में पुतिन की है। मेरा जो अपना अनुमान है वो ये कहता है कि वो अपने जो ओरोशनिक मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और बड़े पैमाने पर तबाही चाहेंगे कि वो वहां जहां उन्होंने टारगेट किया, यानी जो टारगेट वो लोकेट कर रहे हैं, कौन सा देश है जो यूक्रेन के पीछे आकर के उसका जो पूरा अभियान था जिसको ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहा जाता है। ट्रक चले गए रूस के भीतर, ट्रकों के भीतर ड्रोन छतें खुलती हैं, ड्रोन निकलते हैं, और जो वहाँ फाइटर जेट्स हैं, उनके बॉम्बर्स हैं, उनके ऊपर वो कहर बन करके गिरते हैं, यानी कि विस्फोटक गिराते हैं। ये यूक्रेन अकेले के बूते के बाहर की बात है। इसलिए जो भी देश इसके पीछे है उसको टारगेट कर रहे हैं और उसके बारे में वो फैसला कर रहे हैं कि कौन सा देश हो सकता है, और हो सकता है कि पहला कहर जो है उसी देश के ऊपर गिरे। तो ओरोशनिक मिसाइलें जो हैं उसका इस्तेमाल पहले करेंगे। अगर इसके बाद, चूंकि नेटो देश हैं, यह मान लिया जाता है कि नेटो और रूस के बीच में लड़ाई छिड़ती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो बताएंगे कि मेरे पास स्मर्ट मिसाइल है, मेरे पास सटन 2 है, और ये जो RS-28 स्मर्ट मिसाइल है और सटन 2 है, ये दोनों ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक महादेश से दूसरे महादेश तक, यानी कि अमेरिका और चीन, इन दोनों की सीमाएं वैसे तो आपको नजदीक लगती हैं, लेकिन दूर जाना चाहते हैं आप, न्यूयॉर्क वाशिंगटन पर बम गिराना चाहते हैं तो 8000 किलोमीटर का फासला हो सकता है। तो ये मिसाइलें जो हैं स्मर्ट और सटन 2 टाइप की, जो 13 से 16,000 किलोमीटर जा सकती हैं, और ये मैक 6-7 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा की रफ्तार में चलती हैं। तो उस रफ्तार में वो मिसाइलें एटम बम लेकर के, यानी कि परमाणु हथियार लेकर के जा सकती हैं। अगर नेटो की तरफ से यह धमकी होती है, यह खतरा बढ़ता है कि रूस के ऊपर परमाणु हमला हो सकता है, तो फिर उसका जवाब देने के लिए पुतिन
इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि 5,500 से ज़्यादा मिसाइलें रूस के पास हैं और उनके पास किंजल जैसी, सटन जैसी, समर्ट जैसी ऐसी मिसाइलें हैं जो जिनकी रफ्तार 5, 7, 10 या उससे ज़्यादा मैक की है। यानी कि अगर मैं मानकर चलता हूं कि कोई ऐसी मिसाइल है जो 10 मैक की है, यानी कि सेकेंड में 3 किलोमीटर, आपकी पलक झपकती नहीं तो 6 किलोमीटर। और अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल, पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भेद पाना बहुत ही आसान है। इस तरह की मिसाइलें जिनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है, जो हवा में मेवरिंग कर सकती हैं, वो उस तरह के डिफेंस सिस्टम को गच्चा दे सकती हैं और जाकर के वो बम गिरा सकती हैं। तो इस मामले में परमाणु बमों से लैस, बहुत दुनिया के सबसे तेज रफ्तार मिसाइलों से लैस और किसी भी हिस्से में बम गिरा करके तबाही ले आने की ताकत रखने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ इंतजार कर रहे हैं बदले की कार्रवाई का। और मैं फिर से कहता हूं कि जो बदले की कार्रवाई होगी वो घातक होगी, विनाशकारी होगी, प्रलय की तरह होगी, लेकिन एटम बम पहले नहीं होगा। वो जरूर ओरेशनिक मिसाइलों की तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे, जहां बड़े पैमाने पर कहर बर पे खतरा बढ़ता है, तो फिर वो आईसीबीएम लेकर के एटमिक वॉरहेड के साथ खड़ा होंगे और लड़ेंगे। और यह जो पूरी लड़ाई है आज की तारीख में जो रूस यूक्रेन के बीच में चल रही है, ये फिलहाल वो पहले से चल रहा वॉर ही है, लेकिन एक जो भयंकर बड़ा विनाशकारी युद्ध का रूप इंतजार में है, वो सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है और टारगेट सेट कर रहे हैं वो कि किस देश को हमको सबक सिखाना है। जो हमारे भीतर घुस करके आया है उसको तो पहले मारो, ताकि दुनिया में सबक जाए, ये मैसेज जाए कि यूक्रेन के साथ खड़ा होकर के और आप सीधी लड़ाई में आएंगे, रूस को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ना तो वो यूक्रेन को नेटो में जाने देना चाहते हैं, ना नेटो को यूक्रेन के साथ सीधे खड़ा होकर के और एक बड़ी जंग की शक्ल में इसको बदलने देना चाहते हैं, और ना वो यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके को छोड़ना चाहते हैं। अपनी शर्तों पर पुतिन युद्ध लड़ रहे हैं और अपनी शर्तों के अलावा वो किसी और की शर्त मान लें, यह बात मान लेना भी पुतिन को ना समझने जैसा है। वो कहीं समझौता नहीं करने जा रहे हैं, ये मान करके चलिए। कोई सीज फायर रूस नहीं करेगा, ये मान करके चलिए। और यह जो हमला है, इस हमले का बहुत बड़ा जवाब रूस देगा, यह मान करके चलिए। काउंट डाउन इज ऑन। वो हमला किन मिसाइलों से, किन बमों से होगा, उस हमले के बाद यह युद्ध कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, और जिस रास्ते जाएगा उसके बाद दुनिया किस विनाश की तरफ मुड़ेगी, यह सिर्फ अंदाजे की बात है और डर की भी। फिलहाल इस पर मेरी नज़र है, और जैसे जैसे हालात में बदलाव होते रहेंगे और चीज़ें बदलेंगी, दुनिया का हर आदमी चाहता है कि शांति लौटे, अमन रहे, युद्ध ना हो। ये पूरा का पूरा जो हमारा सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होता है, दुनिया का हर देश उससे प्रभावित होता है, हर आदमी के ऊपर उसकी गाज गिरती है किसी न किसी रूप में। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, लेकिन पुतिन के सामने उनकी मर्जी के बगैर अगर युद्ध ही विकल्प है तो उस विकल्प को वो आसानी से अपनाएंगे। वो मानेंगे कि मेरी मर्जी या फिर जंग, यही दो चल सकती है। और आज वो जंग में हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। अगर उनको आप चाहते हैं कि समझौता कर लें तो करेंगे नहीं, इसलिए यह जंग रुकेगी नहीं और बदला लेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। थोड़े समय की बात है, इसका मतलब जंग बढ़ेगी, और जंग बढ़ेगी तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यह सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, आशंका जता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन कहते कहते कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी अपनी कोई राय है तो वो भी आप जाहिर करते रहिए। नमस्कार।